राधे राधे साथियों। आज हम कक्षा 10 विज्ञान के चैप्टर हमारा पर्यावरण के 2013 से लेकर 2024 तक बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न सोल्व करेंगे। ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का है। इस चैप्टर से 1 नंबर का एक अबसद वाला प्रश्न, 1 नंबर का एक रिक्त स्थान और 3 नंबर का एक ऑप्शनल प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, हम सबसे पहले लेते हैं सन 2013 में इस चैप्टर से कौन सा प्रश्न आया था। तो यहाँ पर एक प्रश्न आया था 2 नंबर का, पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह को समझाइए। तो देखिए, इसका आंसर देखते हैं। पारितंत्र में हमें ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है, हमें सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सूर्य का प्रकाश धरती पे आता है। सूर्य के प्रकाश को उत्पादक अर्थात पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों के उत्पादों को शाकाहारी जीव खाते हैं। शाकाहारी जीवों को मांसाहारी जीव खाते हैं और मांसाहारी जीवों को शीर्ष मांसाहारी, जैसे शेर शीर्ष मांसाहारी है, मनुष्य शीर्ष मांसाहारी है। तो हमें समझना है इस प्रश्न का उत्तर कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। तो देखिए, सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिलती है, स्वपोषी से ऊर्जा विषमपोषी और अपघटक तक जाती है। सबसे पहले हमें ये जो ऊर्जा है सूर्य से मिलेगी। सूर्य से ऊर्जा को ग्रहण करेंगे स्वपोषी अर्थात जिन्हें हम कहते हैं उत्पादक, पेड़ और पौधे। तो स्वपोषी से ऊर्जा नेक्स्ट किस में जाएगी? शाकाहारी में। तो स्वपोषी से ऊर्जा विषमपोषी और शीर्ष मांसाहारी के बाद भी एक स्टेप होती है। शीर्ष मांसाहारी के बाद अपघटक या अपमार्जक। तो देखिए, इसमें सूर्य के प्रकाश से लेकर शीर्ष मांसाहारी और अपमार्जक तक एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो सूर्य से जो ऊर्जा धरती पे आ रही है, जो पेड़ पौधों तक आ रही है, उस ऊर्जा में से सिर्फ, जैसे मान लो सूर्य से 100% ऊर्जा आई है, तो इस 100% में से उत्पादक सिर्फ 1% ऊर्जा को ही खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे। इसके बाद जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ताओं द्वारा खाए जाते हैं, तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है। कुछ मात्रा का उपयोग पाचन, विभिन्न जैव कार्यों में वृद्धि और जनन में होता है। खाए हुए भोजन की मात्रा का 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है। अब पेड़ पौधों से जो हमें ये 1% खाद्य ऊर्जा प्राप्त हुई है, इस 1% का सिर्फ यहाँ पर जो शाकाहारी है, प्राथमिक उपभोक्ता है, जैसे बकरी है, बकरी ने पेड़ पौधों की पत्तियों को खाया, उनके उत्पादों को खाया, तो इस 1% में से
सिर्फ 10वां भाग मतलब 1/10% भाग शाकाहारी तक पहुंच पाया। मान लो इस बकरी को किसी मांसाहारी जीव ने खाया, जैसे बकरी को लोमड़ी ने खाया, तो इस 1/10 का भी 1/10% मतलब 1/100% इस मांसाहारी तक ऊर्जा पहुंच पाएगी। तो इस तरह से लास्ट वाले में 1/1000% हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही अगले स्टेप में पहुंच पाता है। सूर्य से हमें 100% मिला, लेकिन पेड़ पौधों ने सिर्फ 1% ही खाद्य ऊर्जा में कन्वर्ट किया है। उत्पादक से शाकाहारी में जाने पर 1/10, शाकाहारी से मांसाहारी फिर 1/10, तो ये 1/10 का नियम बन जाता है। उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। इसलिए जो आहार श्रृंखला है ये 3 या सिर्फ 4 चरण की ही होती है। चौथे पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो निचले स्तर पर जो सबसे निचला स्तर है मतलब शीर्ष मांसाहारी जो है, यहाँ पर तो जीवों की संख्या सबसे कम होगी और उत्पादक के स्तर पर जीवों की संख्या, पेड़ पौधों की संख्या सर्वाधिक होगी। नेक्स्ट 2013 सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन हम देखते हैं। वायुमंडल में ओजोन निर्माण प्रक्रिया को समझाइए। तो देखिए, वायुमंडल में ओजोन O3 का निर्माण कैसे होता है। ओजोन, इसका सूत्र है O3, ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बनता है। सामान्य ऑक्सीजन जिसके विषय में हम चर्चा करते हैं, जो ऑक्सीजन गैस हम ग्रहण करते हैं, उसका सूत्र होता है O2। तो सामान्य ऑक्सीजन में 2 परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है। कौन सी ऑक्सीजन? O2 गैस। लेकिन ये जो ओजोन है ये एक घातक विष है। ये हमारे वातावरण में एक जहर के समान कार्य करती है, लेकिन ये हमारे लिए फायदेमंद भी है। कैसे हैं? तो वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ओजोन एक आवश्यक प्रकार्य संपादित करती है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को रोकती है। ओजोन हमारे वायुमंडल में पृथ्वी के चारों तरफ ओजोन लेयर होती है और ये ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों को धरती पे आने से रोकती है। और अगर ये मान लो धरती पे आ जाती है तो पराबैंगनी जो विकिरणें हैं वो जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है। यह गैस मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती है। मतलब ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को धरती पे आने से रोकती है। हानिकारक पराबैंगनी जो विकिरणें हैं उनसे मानव में त्वचा का कैंसर होता है। अब ये बनती कैसे है, हमारा मेन प्रश्न है यहाँ पर कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से पराबैंगनी विकिरण O2 को 2 ऑक्सीजन परमाणुओं में तोड़ देती है और ये एक ऑक्सीजन परमाणु वापस से O2 से रिएक्शन करके O3 बना लेता है। इसी प्रश्न में हमसे ये पूछा है ओजोन परत के अपक्षयित होने का मुख्य कारण लिखिए। तो ये प्रश्न और 2014 में आया हुआ प्रश्न वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारक क्या है, दोनों ही प्रश्न एक जैसे हैं। तो दोनों का ही एक आंसर है कि 1980 से
वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आई है, उसका कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये मानव संश्लेषित रसायन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का अपक्षय हो रहा है और उसकी वजह से हानिकारक जो पराबैंगनी विकिरणें हैं वो धरती पर आने लगी है। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसकी जरूरत क्या है? तो इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, शीतलन और अग्निशमन, आग बुझाने और रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 2015 के ऊर्जा के अनवीकरणीय व नवीकरणीय स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का जो अनवीकरणीय स्रोत होता है, तो अनवीकरणीय स्रोत क्या है? जिसको एक बार उपयोग में लेने के बाद उसको हम दोबारा से नहीं बना सकते, उन्हें बोलते हैं अनवीकरणीय स्रोत। और जिन्हें हम बार बार यूज कर सकते हैं उन्हें हम बोलेंगे नवीकरणीय स्रोत। तो अनवीकरणीय स्रोत है जैसे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, और नवीकरणीय स्रोत जिन्हें हम बार बार यूज कर सकते हैं जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु या पवन ऊर्जा आदि। दूसरा है 2015 के जो बोर्ड पेपर में एक और प्रश्न आया था, ओजोन परत सूर्य से आने वाली कौन सी विकिरण से सुरक्षा प्रदान करती है? हमने अभी पढ़ा है कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से हमारी सुरक्षा करती है। पराबैंगनी किरणों को इंग्लिश में कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेस। डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप की ये एक और देखिए नया प्रश्न है, डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप की अपेक्षा कागज के डिस्पोजेबल कप के इस्तेमाल के क्या लाभ हैं? तो प्लास्टिक के कप की जगह कागज के जो कप होते हैं उनका इस्तेमाल करने का लाभ ये है कि जो प्लास्टिक का जो कप है वह अजैव निम्नीकरणीय है, जिसको सूक्ष्मजीव जैसे जीवाणु, कवक अपघटित नहीं कर सकते। तो प्लास्टिक का विघटन होता ही नहीं है और इसको जलाने पर भी हानिकारक गैस निकलती है। तो प्लास्टिक का जो कप है ये अजैव निम्नीकरणीय होता है, जबकि जो कागज का डिस्पोजल है, कागज जो है वह जैव निम्नीकरणीय है। कुछ दिनों बाद जो कागज का डिस्पोजल है वो ऑटोमेटिक अपघटित हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक को अपघटित होने में सालों साल लग जाएंगे, फिर भी इसका अपघटन नहीं होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं 2016 का मॉडल पेपर। आइए देखते हैं इसमें इस चैप्टर पर्यावरण से कौन सा प्रश्न पूछा था। आहार श्रृंखला से क्या अभिप्राय है? देखिए दूसरा प्रश्न है, घास के मैदान में आहार श्रृंखला को उदाहरण द्वारा समझाइए।
और एक पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह को आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो आहार श्रृंखला क्या होती है, देखिए एक चित्र लेते हैं हम यहाँ पर। ये ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये एक आहार जाल दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ये घास है और घास को खाता है चूहा, चूहे को खाती है बिल्ली। तो आहार श्रृंखला क्या होती है, जिसमें एक जीव को उत्तरोत्तर दूसरा जीव खाता है। एक जीव जैसे सबसे पहले है स्वपोषी, जैसे कोई भी पौधा है, घास है, इसको चूहे ने खाया, चूहे को बिल्ली ने खाया, और बिल्ली को मान लो किसी शीर्ष बड़े मांसाहारी ने जैसे कुत्ते ने खाया। तो एक जीव दूसरे जीव का भोजन बनता है, इसे हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला। अगला प्रश्न देखिए, घास के मैदान में आहार श्रृंखला को उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो देखिए इसमें ये वाला आंसर है यहाँ पर, घास का मैदान। ये जो बी है ये घास का मैदान है। इसमें ये दिए घास, घास को खा रहा है टिड्डा, टिड्डे को खाता है मेंढक, मेंढक को सांप, और सांप को बाज। किताब से ही पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो ऊर्जा का प्रवाह हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये रहा। सूर्य का प्रकाश धरती पे आता है, उत्पादक स्वपोषी, इसका सिर्फ 1% भाग ही खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर पाते हैं। उसके बाद 1/10 1/10 आगे के पोषी स्तर में पहुंचता जाता है। नेक्स्ट है इसमें, तो ये वाला चित्र आपको इसमें बनाना है, एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को आरेख। तो सिर्फ आरेख ही बनाना है, ये समझाना नहीं है। नेक्स्ट है, दो 2017 के पेपर से कुछ क्वेश्चन है। अपमार्जक से क्या अभिप्राय है? देखिए अपमार्जक क्या होते हैं? तो जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव मृत जीव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। अपमार्जन मतलब उनको सफाया कर देते हैं। ये सूक्ष्म जीव अपमार्जक है। जीवाणु और कवक जो है सूक्ष्म जीव है, ये अपमार्जक है। ये मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं, उनका अपघटन करते हैं। ये जटिल कार्बनिक पदार्थ को, जटिल कार्बनिक पदार्थ को बदलेंगे सरल अकार्बनिक पदार्थों में। सरल, जटिल को बदलेंगे सरल में, कार्बनिक को बदलेंगे अकार्बनिक पदार्थ में। और सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदलने के बाद जो सरल अकार्बनिक पदार्थ है वो मिट्टी में चला जाता है और पौधों द्वारा फिर से इसका उपयोग कर लिया जाता है। ये एक तरह से खाद बन गया, खनिज तत्व बन गए, तो इनको वापस से पौधे जड़ों के द्वारा अवशोषण कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न इसमें था ओजोन अपक्षय के कारण समझाइए। तो
इसका कारण हम पढ़ चुके हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS। ये प्रश्न हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र में उपभोक्ता से क्या अभिप्राय है। देखिए, सभी जीव प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से, सभी जीव चाहे वो डायरेक्टली स्वपोषी पौधों के उत्पादों को खाता हो या किसी उपभोक्ता को खाता हो, परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाह के लिए उत्पादक पर निर्भर करते हैं। तो वे जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। वे जीव जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उत्पादक अर्थात स्वपोषी पौधों पर निर्भर करते हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे परोक्ष रूप से हो, उन्हें कहते हैं हम उपभोक्ता। जैसे यहां पर प्रकृति में 3 आहार श्रृंखला बताई गई है। फर्स्ट है वन में, तो वन में पौधों को खाता है ये बारहसिंगा, और बारहसिंगा को खाता है चीता। ये दूसरा है घास का मैदान। घास के मैदान में घास को ये टिड्डा खा रहा है, टिड्डे को खा रहा है मेंढक, मेंढक को खा रहा है सांप, और सांप को बाज। तीसरा है तालाब में। तो तालाब में ये जो जली पौधा है इसको केकड़ा, केकड़े को मछली खाती है और मछली को बगुला खाता है। अब देखिए, हमसे जो प्रश्न पूछा गया था उपभोक्ता से क्या अभिप्राय है, तो उपभोक्ता की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। यहाँ पर इस चित्र में हमने ये भी देखा कि शेर, ये जो टाइगर है, बाघ है, ये डायरेक्टली पौधे को नहीं खाता, ये पौधे को खाता ही नहीं है, लेकिन ये पौधे को खाने वाले बारहसिंगा को खाता है। तो ये परोक्ष उपभोक्ता हुआ, और जो बारहसिंगा है यह प्रत्यक्ष उपभोक्ता हुआ। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, वन पारितंत्र में आहार श्रृंखला को चित्र की सहायता से समझाइए। तो ये हमने अभी देखा ही है। वन में ये जो बी वाला है, सेकंड वाला, इस बी वाले में देखिए घास, घास को टिड्डा, टिड्डे को मेंढक, मेंढक को सांप, और सांप को बाज खाता है। तो ये हो गया हमारे पास वन में आहार श्रृंखला। ये वाला जो है इसका चित्र आप बना सकते हो। तीसरा है कोई एक उदाहरण देते हुए पर्यावरण सुरक्षा के लिए कम उपयोग। तो ये अब कोर्स में नहीं है, पहले होता था 3R, रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल, लेकिन अब ये कोर्स में नहीं है। कम उपयोग का मतलब कम उपयोग, जितना चाहो उतना ही उपयोग करो। अपशिष्ट किसे कहते हैं? अपशिष्ट प्रबंधन के 2 तरीकों को समझाइए। 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो जो चीज किसी काम की ना हो, जो चीज किसी काम की ना हो, या जिसे प्राथमिक एक बार उपयोग के बाद फेंक दिया जाए, उसे हम कहते हैं अपशिष्ट। जिसको एक बार उपयोग करने के बाद वो किसी काम की न रहे, जिसको हम फेंक दें, उसे अपशिष्ट कहते हैं। और यहाँ पर प्रश्न ये पूछा था, वैसे अब ये सिलेबस में नहीं है, अपशिष्ट प्रबंधन के 2 तरीकों को समझाइए। तो 2 तरीके हैं, या तो आप उसको जला सकते हो, या जमीन में आप उसको गड्ढा खोद के और गाड़ सकते हो,
या फिर आप उसको समुद्र के बीचों बीच कहीं समुद्र में जाकर फेंक सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 सप्लीमेंट्री का है, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट से आप क्या समझते हो? जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट क्या होता है और प्लास्टिक मानव और अन्य जीवों के लिए घातक है, समझाइए। तो देखिए, वे पदार्थ, दो परिभाषा है, दोनों आपको याद होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। जिनको सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु है, कवक है, ये अपघटित कर देते हैं, उनको हम कहेंगे जैव निम्नीकरणीय। लेकिन वे पदार्थ जो जिसको जीवाणु, कवक, सूक्ष्म जीव अपघटित नहीं कर पाते, उन्हें हम कहते हैं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। फिर इसमें एक और ये जो प्रश्न पूछा है, प्लास्टिक मानव और अन्य जीवों के लिए घातक है, समझाइए। तो प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। प्लास्टिक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, इसका वातावरण में अपघटन नहीं होता है। और ये जो खाली थैलियां हैं, है ना, इसका बिल्कुल भी अपघटन नहीं होता है, इसलिए ये अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है और प्लास्टिक का यूज हमें करना भी नहीं चाहिए। नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण दीजिए। तो सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिलेगी, सौर प्रकाश, पवन ऊर्जा, ये नवीकरणीय है, जो कभी भी समाप्त नहीं होगी। लेकिन कोयला है, पेट्रोलियम है, डीजल है, ये सब अनवीकरणीय संसाधन है। एक बार इनका यूज करने के बाद ये समाप्त हो जाते हैं। इनके बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। 2020 के प्रश्न, 2020 में इस हमारा पर्यावरण चैप्टर से कोई भी प्रश्न नहीं आया था। 2020 सप्लीमेंट्री में वापस एक क्वेश्चन, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट क्या है? तो अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट वही प्लास्टिक जिसका सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक अपघटन, अपमार्जन नहीं करते हैं, उन्हें बोलते हैं अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। और इसके बाद का जो ये है दिया है, प्लास्टिक उत्पादों में प्रयुक्त होने वाले बिस्फेनोल रसायन से कौन सा रोग होता है, ये अब कोर्स में नहीं है। और ये भूमि भराव भी अब कोर्स में नहीं है। एक बार बीच में सिलेबस चेंज हुआ था तो उसका ये प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है 2021 से आया था। ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो कोयला अनवीकरणीय है, पेट्रोलियम अनवीकरणीय है, प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय संसाधन है। इसमें जो सौर ऊर्जा है वह नवीकरणीय संसाधन है। 2022 में ये प्रश्न आए थे कुछ, पारितंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में, एक पोषी स्तर से जब दूसरे, जैसे सूर्य का प्रकाश, स्वपोषी पौधे, फिर शाकाहारी, फिर उसके बाद मांसाहारी, फिर शीर्ष मांसाहारी। तो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा की क्या होती है? कमी होती है, ऊर्जा की कमी होती है। जैसे हमने देखा था सूर्य से 100% एनर्जी आ रही थी, लेकिन पौधे जो हैं 1% ऊर्जा को ही खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे थे। और पौधों से जब वो ऊर्जा आगे जा रही थी तो 1/10 होती जा रही थी। दूसरा प्रश्न है, CFC का पूरा नाम
कार्बन। पारितंत्र में उत्पादक किसे कहेंगे और उपभोक्ता किसे कहेंगे? तो ये हमने अभी भी देखा था कि उत्पादक क्या होते हैं। तो उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, नीलहरित शैवाल है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और उनके अंदर एक वर्णक होता है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड और जल, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं ग्लूकोज बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं उत्पादक। सारे पेड़ पौधे हैं, नीलहरित शैवाल है, उत्पादक है। लेकिन उपभोक्ता क्या होते हैं? तो उपभोक्ता की ये परिभाषा हमने अभी पढ़ ली थी। सभी जीव प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर करते हैं। वे जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक को यहाँ पर 4 भागों में बांटा है: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। और उत्पादक की परिभाषा भी यहाँ दी है: सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ मतलब CO2, H2O, यहाँ पर E बराबर H न्यू, सूर्य के प्रकाश से हमें जो एनर्जी मिलती है, साथ में क्लोरोफिल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। तो CO2 और H2O से मिलकर ये बना लेते हैं अपना स्वयं का भोजन C6H12O6 प्लस हमें देते हैं साथ में जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस। तो ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। ये दोनों हैं अकार्बनिक पदार्थ, इनसे ये ग्लूकोज बना रहे हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम उत्पादक। अगला प्रश्न है 2023 का, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कौन से हैं? पवन ऊर्जा, पेट्रोल, कोयला और लकड़ी। तो यहाँ पर ऑप्शन आ सही है, पवन ऊर्जा। पेट्रोल, कोयला और लकड़ी अनवीकरणीय स्रोत है। एक प्रश्न यह आया था, पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। पारितंत्र के अजैव घटक का उदाहरण दीजिए। तो पारितंत्र क्या होता है? हमारे आसपास, जैसे आपके घर, आपके शहर कस्बे के आसपास नदी होगी, तालाब होगा, बगीचा होगा, खेत होगा, तो ये सब पारितंत्र के उदाहरण हैं। पारितंत्र में 2 तरह के घटक होते हैं, जैव घटक और अजैव घटक। जैव घटक में सभी पेड़ पौधे, सभी जीव जंतु आएंगे, और अजैव घटक में वायु, मृदा, जल, ये सभी जो भी सजीव नहीं है वो सभी कहलाएंगे अजैव घटक। तो यहाँ पर अजैव घटक का एक उदाहरण है जल, मृदा या मिट्टी, वायु, ये सब अजैव घटक है। तो ये सभी प्रश्न आए थे 2023 के एग्जाम में। नेक्स्ट है दो 2024 में पारितंत्र में उपभोक्ता का एक उदाहरण लिखिए। तो पारितंत्र में बहुत सारे उपभोक्ता हो सकते हैं, जैसे चूहा, मानव, जितने भी जीव के नाम आपको पता है वो उपभोक्ता है। आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो
देखिए, आहार श्रृंखला में जो स्वपोषी होते हैं, जैसे यहाँ पर ये जो पौधे दे रखे हैं, ये कहलाएंगे प्रथम पोषी स्तर। जो उत्पादक है वो कहलाते हैं प्रथम पोषी स्तर। फिर यहाँ पर दूसरे नंबर पे आ रहा है हिरण, यहाँ टिड्डा और यहाँ केकड़ा, तो ये कहलाएंगे द्वितीय पोषी स्तर, लेकिन ये उपभोक्ता नंबर फर्स्ट कहलाएंगे। है तो ये प्राथमिक उपभोक्ता, लेकिन पोषी स्तर हुआ दूसरा। फिर ये बाघ, मेंढक और मछली, ये कहलाएंगे तृतीय पोषी स्तर और द्वितीय उपभोक्ता। यहाँ ऊपर ये जो सांप है, बगुला है, ये चौथा पोषी स्तर है, लेकिन उपभोक्ता नंबर थर्ड है। तो पोषी स्तर स्वपोषी पेड़ पौधों से शुरू होता है, लेकिन जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता है उसमें ये पेड़ पौधे शामिल नहीं होते, क्योंकि ये तो उत्पादक है। 2024 सप्लीमेंट्री के कुछ प्रश्न हैं। पारितंत्र में जैव अजैव घटकों के दो उदाहरण देना है। तो जैव घटक है, पौधे हैं, जंतु है, ये सब जैव घटक है। पौधे हैं, जंतु है, जंतु में सभी आ गए। और अजैव घटक है सूर्य का प्रकाश, ऊष्मा, जल, वायु, मिट्टी, ये सब अजैव घटक है। और इस चैप्टर में कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, जैसे इनके अलावा भी कुछ और प्रश्न हैं जो आ सकते हैं। आप इनको चैप्टर में ढूंढिएगा। जैव आवर्धन किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है पारितंत्र किसे कहते हैं? तीसरा है आहार जाल किसे कहते हैं? आहार जाल किसे कहते हैं? और उसको उदाहरण सहित समझाना है। तो कुछ और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।